रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से डिस्कस कर लेता हूं, थोड़ा सा एक औपचारिक बात कर लेता हूं कि हमारे वीडियो का जो बैकग्राउंड है आज आप लोग को थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो बैकग्राउंड हम यूज़ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगा था, बहुत सारे व्यूवर्स बोल रहे थे कि सर बीच बीच में थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लिया करें। तो मैंने आज अपने पुराने बैकग्राउंड पे शिफ्ट किया है, जो ब्लैक कलर का था, जो पहले मैं यूज़ किया करता था। अच्छा, उस समय के वो दौर था कि उस समय व्यूज़ भी अच्छे आते थे, 3 लाख 4 लाख पर वीडियोस पे व्यूज़ आते थे। तो मैंने सोचा चलो एक बार फिर से पुराने बैकग्राउंड पे शिफ्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर पीछे का बैकग्राउंड बदलता रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। और दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी अपने आप में ऐसी कहानी है कि पहले के दौर की बात करें तो अगर कहीं कोई क्राइम होता था, कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती, पति पत्नी वाले रिश्ते में कुछ ऐसी उलझनें, कुछ ऐसे पेच निकल के आते थे जिसे सुनने के बाद में लोग ये कहा करते थे कि भले ही शहरों की संस्कृति धीरे धीरे एक तरीके से मॉडर्न ज़माने की तरफ बढ़ रही हो, भले ही पश्चिमी हवा का जो असर है शहरों की तरफ ज़्यादा हुआ हो, लेकिन गांव की जो संस्कृति है ये अभी भी बची हुई है। लेकिन दोस्तों आज के इस दौर में मैं कहूँ तो कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। आज के इस दौर में न गाँव सुरक्षित है न शहर सुरक्षित है, क्योंकि आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊँगा ये कहानी वैसे तो एक गांव से है, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग अपने कानों पर हाथ रख सकते हैं, क्योंकि आज के इस दौर में रिश्तों को कुछ इस तरीके से कलंकित किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिसे सुनने के बाद में आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करते हैं। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक ज़िला लगता है सुल्तानपुर ज़िला, इसी सुल्तानपुर ज़िले के अंतर्गत एक गाँव आता है कयामुद्दीन गाँव। और इसी कयामुद्दीन गांव के अंदर एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम महेश है। महेश की शादी कुछ साल पहले पूजा नाम की लड़की से होती है। महेश मेहनत मजदूरी करता था, अपने परिवार को हमेशा खुश रखने की कोशिश किया करता था, और महेश जो था वो नॉनवेज खाने का शौकीन था, कभी कभी शराब भी पी लिया करता था। लेकिन इसके बावजूद भी महेश ने एक बार भी कभी भी अपनी पत्नी से ना कोई लड़ाई की थी और ना कभी झगड़ा किया था। वो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। इसी बीच में महेश जो है वो चिकन लेने के लिए अपने घर से निकलता है। अभी हाल ही की बात है। अब महेश चिकन लेने के लिए जब अपने घर से निकलता है तो परिवार वाले कहते हैं कि जल्दी लौट आना। अब महेश जाता है, थोड़ा वक्त गुजरता है, परिवार वाले फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है। शुरुआत में परिवार वालों को लगता है कि महेश हो सकता है कहीं दोस्तों में बैठ गया हो, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है, खाना बनने में भी देरी हो रही है। ऐसे में परिवार वाले बार बार महेश को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन बार बार फ़ोन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि महेश का जो फ़ोन था वो अभी तक नॉट रीचेबल था, यानी स्विच ऑफ था। अब परिवार वाले परेशान होते हैं, लिहाजा महेश का जो भाई गणेश होता है वो महेश को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। सबसे पहले तो उस चिकन की दुकान पर जाता है जहाँ पर महेश चिकन लेने के लिए गया हुआ था। तो वहाँ पर जब पहुँचता है तो वहाँ पर भी महेश मौजूद नहीं है। उसके बाद में सोचता है कि आते जाते उसके कुछ दोस्तों की भी जगह है जहाँ पर वो बैठने चला जाता है, तो एक बार दोस्तों से भी पूछताछ कर लेता हूँ। लिहाजा अब जो छोटा भाई गणेश था वो महेश की पूछताछ के लिए उसके दोस्तों के पास भी पहुँचता है, लेकिन दोस्तों के पास पहुँचता है वहाँ से भी पता नहीं चल रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि परिवार वाले फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। जिस दुकान पर वो चिकन लेने के लिए गया था वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी नहीं है। दोस्तों से पूछताछ कर ली जाती है, वहाँ पर भी नहीं है। यानी महेश कुछ इस तरीके से गायब हुआ था कि परिवार वाले उसको ढूंढ रहे थे, उसका फ़ोन लगाने की टेंशन थी उनको, लेकिन उसके बावजूद भी महेश का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। अब दोस्तों परिवार वाले ढूंढने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोग, गांव वाले, सब लोग महेश को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग एक दिन का लंबा अंतराल गुजर जाता है। एक दिन का समय गुजर चुका था, परिवार वाले परेशान थे, रिश्तेदार परेशान थे, गाँव वाले परेशान थे। लेकिन जैसे ही एक दिन का वक्त गुजरता है, परिवार वालों के पास में एक व्यक्ति का फ़ोन आता है, और जो फ़ोन करने वाला व्यक्ति है वो बताता है कि साहब एक जगह पर आ जाओ। यानी परिवार वाले पूछने की कोशिश करते हैं कि कौन सी जगह और क्या हुआ है, लेकिन जो सामने से जो व्यक्ति फ़ोन कर रहा था वो कुछ बात नहीं बताता है, बल्कि ये कहता है कि जिस एड्रेस पर मैं तुम्हें बुला रहा हूँ तुम बस उस एड्रेस पर आ जाओ। अब चूंकि परिवार वालों का एक सदस्य जिसका नाम महेश वो ऑलरेडी गुम था, लापता था, इसलिए परिवार वाले दौड़े दौड़े भागे भागे उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उस व्यक्ति ने बुलाया था। लेकिन दोस्तों जब परिवार वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि वहाँ पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। शव कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है कि उसके शव के चीथड़े उड़े पड़े हैं। यानी पहली बार में ये पहचानना भी मुश्किल था कि ये शव महेश का है या फिर किसी और का है। लिहाजा उसके बाद परिवार वाले उस डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं। कपड़ों से और बाकी सारी चीज़ों से परिवार वाले पहचान लेते हैं कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि महेश की है। अब जैसे ही परिवार वाले ये एक तरीके से ये कंफर्म होते हैं कि महेश की डेड बॉडी है, परिवार वाले रोने लग जाते हैं।
परिवार में जो पत्नी होती है, बाकी के जो लोग होते हैं, भाई जो गणेश होता है, इस सब का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार वाले जैसे मानो काटे खून नहीं। एक तरीके से ऐसा परिवार वालों के सामने मंजर था जिसका अंदाज़ा शायद ही उन्होंने पहले कभी लगाया हो। उसके बाद में सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब जैसे ही पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गांव के अंदर एक व्यक्ति की इस तरीके से हत्या कर दी गई है, लिहाजा पुलिस भी तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंचती है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है, डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक करती है, आस पड़ोस की पूरी जगहें चेक करती है, कहीं पर कातिल ने कोई सबूत, कोई चीज़ छोड़ी हो। लिहाजा उसके बाद में डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर पुलिस सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन इधर सबसे बड़ा सवाल पुलिस वालों के आगे ये था कि आखिरकार इस व्यक्ति यानी जिसका नाम महेश था, उसकी हत्या किसने कर दी। लिहाजा पुलिस वाले या परिवार वालों से पूछते हैं कि महेश कब और क्यों घर से निकला था। तो परिवार वाले बताते हैं यानी एक दिन पहले की ये बात है, और महेश जो है वो घर से कुछ सामान यानी चिकन वगैरह लेने के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद से लौट कर नहीं आया। हम लोग ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। उसके बाद में हमने सोचा कि कल जाकर रिपोर्ट लिखाएंगे, हो सकता है कहीं चला गया हो, लौट आए। लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है, हमारे पास में इन भैया का एक फ़ोन आता है और ये बताते हैं कि इस तरीके से डेड बॉडी मिली है। हम लोग भाग के आए तो पता चला ये महेश की डेड बॉडी है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले परिवार वालों से पूछते हैं कि तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है या फिर कोई डाउट या फिर किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, किसी से कोई पैसों का मामला हो। लिहाजा जो परिवार वाले हैं जब ये बातें पुलिस की सुनते हैं तो कहते हैं कि साहब, हमारा जो महेश था ये बहुत सज्जन व्यक्ति था, न उसका कभी किसी से लड़ाई हुई, न कभी किसी से झगड़ा हुआ और न कभी किसी से तकरार हुई। और रही पैसों की लेन देन की बात, तो साहब हमारा महेश तो बहुत ज़्यादा गरीब है और हम भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो भला हमारा किसी से क्या पैसों का लेन देन, क्या पैसों के पीछे लड़ाई झगड़ा, क्या किसी से ज़मीनी विवाद। साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पुलिस वाले जब परिवार वालों की तरफ से ये बात सुनते हैं कि किसी से न दुश्मनी का एंगल है, न किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, न किसी से कोई पैसों का लेन देन, न किसी से वैसे कोई नज़दीकी, तो पुलिस वाले यहाँ पर फैसला करते हैं क्यों ना इस केस को सुलझाने के लिए टेक्निकल टीमों का सहारा लेना चाहिए। अब पुलिस वाले टेक्निकल सर्विलांस और टेक्निकल टीमों की मदद लेते हैं। सबसे पहले ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये जो महेश था, इसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन कहाँ पर थी, और फिर पुलिस वाले ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे इलाके के अंदर आखिरकार कौन से ऐसे नंबर थे जो उस समय एक्टिव थे। लिहाजा पुलिस जब टेक्निकल सर्विलांस उन सारी चीज़ों की मदद लेती है तो आखिरकार पुलिस के जहन में एक ऐसा नाम होता है जो गांव के रहने वाले एक व्यक्ति का आता है। जो व्यक्ति पुलिस की नज़र में आता है, इस व्यक्ति का नाम होता है जयप्रकाश। अब जब जयप्रकाश के बारे में पुलिस को पता चलता है तो पुलिस वाले जयप्रकाश को उठाते हैं। अब जयप्रकाश को उठाने के बाद में सीधा सीधा इसे पुलिस थाने लेके आते हैं, और पुलिस थाने लाने के बाद में जब जयप्रकाश से पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में तो जयप्रकाश पुलिस को कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन पुलिस समझ चुकी थी कि जयप्रकाश पुलिस को भले ही कितना घुमा ले, लेकिन जयप्रकाश इस मर्डर के बारे में बहुत कुछ जानता है। लिहाजा पुलिस जो थी जयप्रकाश की मेहमान नवाजी करती है, और जब इसकी मेहमान नवाजी की जाती है तो जो जयप्रकाश होता है ये पुलिस के सामने टूटता है, और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद में तमाम लोग, चाहे पुलिस वाले हों या फिर जब आप लोग सुनेंगे तो चाहे आप लोग हों, हर कोई यही कहता है कि गांव के अंदर भी क्या इस तरीके की चीज़ें अब होने लगी हैं। दरअसल जयप्रकाश पुलिस को बताता है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है तकरीबन 1 साल पहले से। 1 साल पहले की बात है, महेश की पत्नी पूजा से जयप्रकाश की मुलाकात होती है। अब जयप्रकाश और पूजा की जब मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे को नज़र भर के देखते हैं। पूजा भी कहीं ना कहीं जयप्रकाश को पसंद करने लग जाती है। उधर जो जयप्रकाश था, इसको भी पूजा काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। दोनों की मोहब्बत जो थी परवान चढ़ती है। मोहब्बत तो इसको नहीं कह सकते, बल्कि यूँ कहें कि दोनों की जो हवस होती है एक दूसरे के सर पे सवार होती है, और उसके बाद ये दोनों अनैतिक रिश्तों में बन जाते हैं। अब ये दोनों अनैतिक रिश्तों में बंद होते हैं, उसके बाद में सोशल मीडिया के थ्रू इनकी बातचीत शुरू हो जाती है, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सअप। यहाँ पर इनकी बातचीत शुरू हो जाती है। जब कभी भी इन दोनों को मौका मिलता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलते, मुलाकातें करते, इंटीमेट होते। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें चल रही थी, भले ही इस बारे में जयप्रकाश को कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे परिवार वालों को इसकी सुगबुगाहट लग जाती है। जब परिवार वालों को इसकी सुगबुगाहट लगती है तो वो महेश को इस बारे में बताते हैं, और जब महेश को इस बारे में बताते हैं तो महेश अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा डांटता, काफ़ी ज़्यादा फटकारता है। अब जब महेश अपनी पत्नी के ऊपर बंदिशें लगाता है, उसको डांटता है, उसको फटकारता है, तो कहीं ना कहीं महेश की जो पत्नी पूजा थी ये मन बना चुकी थी कि महेश अगर इस दुनिया में रहेगा तो फिर हमें और जयप्रकाश को कभी मिलने नहीं देगा। इसलिए जयप्रकाश को कॉल करती है, और कॉल करने के बाद में कहती है कि उसका जो पति है उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखता है, और अगर तुम चाहते हो कि हम लोग तमाम ज़िंदगी ऐसे ही मिलते रहें, एक होकर रहें, तो फिर मेरा जो पति महेश है उसे इस दुनिया से हटाना होगा। अब जो जयप्रकाश था, जब अपनी गर्लफ्रेंड पूजा की ये बात सुनता है तो वो भी कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कत्ल करने के लिए एक ही ने प्लानिंग करनी थी।
लिहाजा उसके बाद में ये प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत ही जो जयप्रकाश था ये महेश से दोस्ती करता है और दोस्ती भी शराब के चक्कर से होती है। दरअसल जो जयप्रकाश था ये महेश को कई बार शराब पिलाने ले जाता, कई बार चिकन खिलाने ले जाता और इसी वजह से जो महेश था जयप्रकाश के ऊपर भरोसा करने लग जाता है। अब इसी दिन जब महेश घर से चिकन लेने के लिए निकला था तो उसी समय महेश की जो पत्नी पूजा होती है जयप्रकाश को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि सही समय है, महेश चिकन लेने के लिए गया हुआ है और वहीं पर तुम उसे बहला फुसला कर कहीं ले जाओ और उसके बाद उसे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दो। जयप्रकाश भी वैसा ही करता है, रास्ते में महेश को मिलता है, उसके बाद में कहता है कि चलो एक बार यार थोड़ा सा जाम छलका लेते हैं। महेश कहता है कि मैं चिकन लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जो जयप्रकाश है वो कहता है कि चले जाना, थोड़ा सा जाम पी लेते हैं यार, अकेले बैठ कर पीने में मज़ा भी नहीं आता। लिहाजा जो महेश होता है जयप्रकाश के साथ चला जाता है और बातों ही बातों में जो जयप्रकाश था ये महेश को इतनी ज़्यादा शराब पिला देता है कि जो महेश था उसके होश व हवास गुम हो जाते हैं, वो बेसुध हो जाता है। जब वो बेसुध होकर नशे में पड़ जाता है तो उसके बाद में जो महेश की पत्नी पूजा थी वो जयप्रकाश को कॉल करती है और कहती है कि क्या हुआ। तो जयप्रकाश जो है वो कहता है कि देखो तुम्हारा पति जो है बेसुध हो चुका है और तुम फला फला जगह पर आ जाओ। पूजा जो थी तुरंत फला फला जगह पर पहुंचती है। जब वहाँ पर पहुंचती है तो देखती क्या है कि उसका जो पति है ये बेहोशी की हालत में है। लिहाजा उसके बाद में वो अपने प्रेमी जयप्रकाश की आंखों में देखती है। जयप्रकाश उसे इशारा करता है। जैसे ही जयप्रकाश उसको इशारा करता है तो जो पत्नी पूजा थी एक ईंट उठाती है और उस ईंट से अपने पति के ऊपर एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार उसके चेहरे पर, उसके जिस्म पर करती है, जिसकी वजह से जो महेश का सर था वो चकनाचूर हो जाता है। और उसके बाद में ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये दोनों सोचते हैं कि हाँ हमारे रास्ते का जो कांटा है ये हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। और उसके बाद ये दोनों वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। जब ये पूजा घर लौट कर आती है तो परिवार वाले पूछते भी हैं पूजा से कहाँ गई थी, तो पूजा बताती है कि बस बाहर शौच के लिए गई थी। और उसके बाद परिवार वाले महेश को ढूंढना शुरू करते हैं। महेश की डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद इस जयप्रकाश को गिरफ्तार किया जाता है। पूछताछ होती है तो पूरा केस खुल के सामने आता है। और जब ये केस खुल के सामने आता है तो लोग यही कह रहे होते हैं कि शहरों में इस तरीके के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कहा जाता है कि शहर मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन गांव के अंदर अभी भी लोग रिश्तों को एक तरीके से अहमियत देते हैं। लेकिन इस तरीके के केसेस अब गांव के अंदर से भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें मोबाइल का एक बड़ा योगदान है। जो पश्चिमी माहौल है उसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है और इसकी वजह से आज के इस दौर में न जाने कितने ही पति, न जाने कितनी ही पत्नियां अपने जीवन से हाथ धो रही हैं, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो रही हैं, अपने रिश्तों से हाथ धो रही हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें मंसूरी भाईजान लिखते हैं, मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम भाई जी, हम आपकी कहानी को सऊदी अरब से सुनते हैं, अल्लाह ने चाहा तो कल के बाद यूपी उन्नाव से सुनेंगे। तो मंसूरी भाईजान जी आप इंडिया आ रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, परिवार से मिलें और बहुत खुशियों भरा आपका सफ़र हो। उसके बाद में धीरज सिंह जी कमेंट्स करते हैं, मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब सर, तो शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बढ़िया कहानी है। दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, थैंक यू। तो मोहम्मद रियाज जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में दिनेश कुमार हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, तो दिनेश कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुख पवार हैं लिखते हैं मलिक भाई दुनिया दी एंड हो गया है, तो सुख पवार जी आपका शुक्रिया आपने कमेंट्स किया। मंदी वर्मा की पत्नी है, ये लिखती है नाइस स्टोरी भाई जी, प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा है लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं कहानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बालिश बिहारी हैं लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, थैंक सर जी। तो बालिश बिहारी जी मैं दुआ करता हूँ अपनी तरफ से, अपने तमाम फैमिली, अपने तमाम व्यूवर्स की तरफ से कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। मोहम्मद इमरान फतेहपुर से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुन त्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुन त्यागी शेनाबुल शहर से कहानी सुनते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में आरिसी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाबिज भाई जैसे कि कितने यूट्यूबर्स हैं जो क्राइम की स्टोरी सुनाते हैं और उनका अंजाम ही बुरा दिखाते हैं, फिर भी लोग इतनी क्राइम कैसे करते हैं। तो इनका नाम है एरिस्ट करके नाम है। तो बहन बहुत सारे लोग समझाने की कोशिश करते हैं, हम भी जागरूक करने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन इंसान के दिमाग पर कुछ अब संबंधों का ऐसा भूत, ऐसा शैतान सवार होता है कि वो क्राइम करने से पीछे नहीं हट रहा है, जबकि उसको अंजाम की बखूबी खबर है। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं कि इसकी दिमागी हालत का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, अल्लाह पाक का खौफ करें। तो फरजाना सिद्दीकी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शरीफ मोहम्मद लिखते हैं इस स्टोरी को मैं पूरी भी नहीं सुन पा रहा हूँ, सो सैड, आई हैव कर्ज। तो शरीफ मोहम्मद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधेश्याम शर्मा है लिखते हैं राधेश्याम शर्मा शिरसी राजस्थान, दुनिया है शर्म नहीं बची है और अनपढ़ होना ही एक श्राप है, शुक्रिया। सचिन चौधरी जी और दिनेश कुमार जी अपने प्यारे से कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स आप लोगों ने कल किए थे।
आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।